2 से ज्यादा बच्चे होने पर यूपी में ना मिलेगी सरकारी नौकरी, ना लड़ पाएंगे निकाय चुनाव, मसौदा तैयार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोवैक्सीन को आपात उपयोग की सूची में शामिल करने पर फैसला 4 से 6 सप्ताह में। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में आईपीएस अधिकारी पर राजद्रोह का केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश, एंटी सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भेजे गए नोटिसों पर ना करें कार्रवाई। डेल्टा प्लस वेरिएंट त्रिपुरा पहुंचा, अधिकारी ने कहा अभी और बिगड़ सकती है हालात। एरिक गारसेटी होंगे भारत में अमेरिकी राजदूत, राष्ट्रपति बाइडेन के राजनीतिक सहयोगी हैं एरिक। उत्तराखंड के होटलों में 50% रूम ही बुक होंगे, पर्यटकों की भारी भीड़ के बाद सख्ती। और ढीले पड़े व्हाट्सएप के तेवर, कहा यूजर्स के लिए फिलहाल नई प्राइवेसी पॉलिसी मानना जरूरी नहीं, नए डेटा बिल के लागू होने के बाद होगा फैसला। अभी कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम भी नहीं हुआ था कि केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में जीका वायरस के 14 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण की पुष्टि के बाद शुक्रवार को केरल के सभी जिलों में राज्यव्यापी अलर्ट जारी किया गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जीका संक्रमण की पुष्टि की है। राज्य में गुरुवार को मच्छर जनित बीमारी का पहला मामला दर्ज किया गया था। ये संक्रमण सबसे पहले एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला में पाया गया था। बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 19 और सैंपल की जांच की, जिसमें 13 और मामलों की पुष्टि हुई। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि तिरुवनंतपुरम से एनआईवी को भेजे गए 19 नमूनों में से डॉक्टर सहित 13 स्वास्थ्य कर्मियों के जीका से संक्रमित होने का संदेह था, जिनके सैंपल की जांच की गई। दरअसल मानसून की वजह से राज्य में लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से मच्छर पनप गए हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मच्छर जनित वायरस को बच्चों में सिकुड़े हुए दिमाग और गुडलेन बैरे सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी से जोड़ा गया है। साल 1947 में पहली बार युगांडा में बंदरों में जीका वायरस की पहचान हुई थी। इसके बाद 1952 में मनुष्यों में इस वायरस की पुष्टि हुई। मच्छरों द्वारा प्रेषित जीका एक वायरल संक्रमण है और इसके लक्षण बुखार, त्वचा पर चकत्ते और जोड़ों के दर्द सहित डेंगू के समान है। इसके अतिरिक्त संक्रमित लोग जीका को यौन रूप से प्रसारित कर सकते हैं। 1960 के दशक से दुनिया भर में जीका के छिटपुट मामले सामने आए हैं, लेकिन बड़े स्तर पर पहला प्रकोप 2007 में प्रशांत के याप द्वीप में हुआ। 2015 में ब्राजील में भी इस वायरस ने अपना कहर बरपाया। तब ये पता चला कि जीका को माइक्रोसेफली से जोड़ा जा सकता है। ये एक स्थिति है जिसमें बच्चे छोटे और अविकसित दिमाग के साथ पैदा होते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक इस गंभीर बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होना और इससे मृत्यु असामान्य है। हालांकि रेयर मामलों में जीका की वजह से गुडलेन बैरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस हो सकता है। जीका के याप आइलैंड में प्रकोप के बाद अफ्रीका में सालों तक छिटपुट मामले दर्ज किए गए। बाद में इस वायरस ने फ्रेंच पोलिनेशिया में 2013-14 के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया और इसके बाद 2015-16 के दौरान दक्षिण अमेरिका में इस वायरस की पहचान हुई और बड़े स्तर पर संक्रमण की वजह से लोग प्रभावित हुए। भारत में जीका वायरस के मामले पहली बार 1952-53 में दर्ज किए गए थे। इसके बाद साल 2016-17 के दौरान गुजरात में आउटब्रेक के तौर पर पहचान हुई। साल 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े आउटब्रेक हुए। लैंसेट के अध्ययन के मुताबिक 2018 के अंत में राजस्थान में जीका वायरस संक्रमण के 159 और मध्य प्रदेश में 127 मामले सामने आए। इससे पहले मई 2017 में गुजरात के अहमदाबाद जिले के बापूनगर इलाके में 3 मामलों का पता चला था। जुलाई 2017 में तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले से भी एक मामला सामने आया था। सामान्यतः भारत में बढ़ते वैश्वीकरण, बढ़ती यात्राएं और वेक्टर एडीज मच्छर की मौजूदगी की वजह से भौगोलिक बाधाओं से परे इस बीमारी का प्रसार होता रहा है। ब्रिटिश जर्नल द लांसेट की मई 2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि जीका के संपर्क में आने वाले लोगों में जीका के माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक मामले देखे गए। रिपोर्ट में बताया गया था कि वायरस के आउटब्रेक की सीमा को शायद कम करके आंका गया है।
अगर पैटर्न साल 2019 में भी बरकरार रहते तो इसके परिणाम बुरे हो सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर तब वायरस का आउटब्रेक होता तो देश के करीब 465.7 मिलियन लोगों के इस वायरस की चपेट में आने की आशंका जताई गई थी। 31 दिसंबर 2018 को यूएस सेंटर फॉर डिजीज ने लोगों के लिए लेवल 2 अलर्ट जारी किए थे और लोगों के भारत यात्रा पर जाने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। इस वायरस का प्रकोप भी ठीक कोरोना के ही जैसा है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट होता है, लेकिन इससे खतरा ज्यादा नहीं है। अब हाल ही में हुई संक्रमण की पुष्टियों पर फिलहाल कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन केंद्र सरकार ने मॉनिटरिंग के लिए राज्य में एक टीम भेजी है जो हालात की निगरानी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। इस साल गर्मियों में बोई जाने वाली दलहन और तिलहन फसलों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खाद्य तेलों और खासकर खरीफ फसलों की कीमतों में इजाफा देखा गया है। कम घरेलू उत्पादन और उच्च अंतर्राष्ट्रीय दरों के कारण धान जैसी अन्य फसलों की तुलना में इन फसलों की कीमत बढ़ रही है। भारतीय दलहन और अनाज संघ ने जून के महीने में दिए एक बयान में कहा था कि इस साल काटा गया अनाज प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में कम था। संघ ने बताया था कि अगर फसलों के प्रमुख उत्पादक देशों से पर्याप्त मात्रा में दालों का आयात नहीं किया जाता है तो कम उत्पादन के कारण इस साल कीमत ऊंची बनी रहेगी। हालांकि फसलों की बुआई में कमी का एक कारण भारी प्री मानसून बारिश भी है। आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि तेल के बीजों और दालों जैसी फसलों की बुआई में पिछले साल के मुकाबले कमी आई है। 2020 में दालों की बुआई का क्षेत्रफल 5.33 लाख हेक्टेयर था, जबकि 2021 में ये कम होकर 5.24 हो गया है। सामान्यतः ये 5 लाख हेक्टेयर रहता है। इसी तरह ऑयल सीड यानी तेल के बीजों की बुआई के क्षेत्रफल में भी कमी आई है। ये 2020 में 12.61 से कम होकर 2021 में 11.25 हो गया है, जो कि सामान्यतः 10.11 रहता है। इस तरह ऑयल सीड की बुआई में 10%, जबकि दालों की बुआई में 1.6% की कमी आई है। महत्वपूर्ण फसलों के कम उत्पादन से इनकी कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो कि पहले ही आसमान को छू रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि खाने के तेल और खासकर दालों के दामों में पिछले एक साल में बड़ा उछाल आया है। सिर्फ तेल की ही बात करें तो मार्च 2020 में सूरजमुखी के तेल की प्रति किलो कीमत 107 रुपए थी, जो कि जून 2021 में बढ़कर 172 रुपए हो गई। एक साल में तेल की कीमत में 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह सोयाबीन के तेल, पाम ऑयल, वनस्पति के तेल, सरसों और नारियल के तेल की कीमत क्रमशः 99 करोड़ 87 लाख 89,177 और 140 रुपए प्रति किलो थी। इनकी कीमतों में एक साल की अवधि में क्रमशः 52.6, 48.6, 48.6, 45.6, 28.1% का इजाफा हुआ है। 30 जून 2021 को सभी तेल की कीमत क्रमशः 152, 130, 132, 171 और 179 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। कुछ यही हाल दालों का भी है। 30 जून 2021 तक मसूर, अरहर और चने की दाल की कीमत में मार्च 2020 के मुकाबले क्रमशः 27.6, 18.1 और 13.3% की बढ़ोतरी हुई है। इनकी कीमत 30 जून को 87, 107 और 76 रुपए प्रति किलो दर्ज थी, जबकि मार्च 2020 में इनके दाम 68, 91 और 67 रुपए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पोल राइट्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि इस सप्ताह के शुरू में हुए बड़े फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 78 मंत्रियों में से कम 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन मंत्रियों में से 4 पर हत्या के प्रयास से जुड़े मामले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस सप्ताह के शुरू में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद किए गए नए सांसदों को विभागों का आवंटन किया। कुल 15 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जबकि 28 सांसदों को केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या अब 78 हो गई है। अपने विस्तार के बाद 17वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अपने विश्लेषण में एडीआर ने नए मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों यानी कि 42% के लिए चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
इनमें से 24 मंत्रियों यानी कि कुल सदस्यों की संख्या का 31% ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास या डकैती के मामले शामिल हैं। एडीआर एक चुनाव अधिकार समूह है जो अक्सर चुनावों से पहले रिपोर्ट प्रकाशित करता है। राजनेताओं के आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरणों का पता लगाने के लिए हलफनामों का मिलान करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के लगभग 90% सदस्य यानी कि 70 मंत्री करोड़पति हैं, यानी उन्होंने कुल संपत्ति 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से अधिक की घोषणा की है। 4 मंत्रियों ज्योतिरादित्य सिंधिया 379 करोड़ से अधिक, पीयूष गोयल 95 करोड़ से अधिक, नारायण राणे 87 करोड़ से अधिक और राजीव चंद्रशेखर 64 करोड़ से अधिक को उच्च संपत्ति मंत्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति मंत्री औसत संपत्ति लगभग 16.24 करोड़ पाई गई है। सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले कैबिनेट मंत्री हैं त्रिपुरा की प्रतिमा भौमिक 6 लाख से अधिक, पश्चिम बंगाल से जॉन बारला 14 लाख से अधिक, राजस्थान के कैलाश चौधरी 24 लाख से अधिक, ओडिशा के विश्वेश्वर टूडू 27 लाख से अधिक और महाराष्ट्र के वी मुरलीधरन के पास 27 लाख से अधिक की संपत्ति घोषित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।